हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएन संधि डायोड से रिलेटेड कुछ युक्तियाँ, मतलब कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसको हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियाँ के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम तीन चीज़ों को पढ़ेंगे, इसके तीन एप्लीकेशन को, फोटो डायोड, एलईडी पढ़ेंगे और सौर सेल। फोटो डायोड मतलब प्रकाश चालकीय डायोड होता है, और एक लाइट इमिटिंग डायोड होता है, और एक सौर सेल, सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां। ठीक है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्ति। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां का मतलब होता है कि ऑप्टो मतलब होता है लाइट, प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है कि इस युक्तियों में क्या होता है कि लाइट के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, मतलब है लाइट के कारण यानी कि फोटॉन के कारण होल और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, उत्पन्न होंगे, जिससे करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, जिसका हम लोग कुछ मानों में उसका उपयोग करेंगे। ठीक है ना, हम उसका रिजल्ट भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां का मतलब क्या हुआ, लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है आवेश वाहकों की, आवेश वाहक में दोनों आएंगे यहाँ पे, होल और इलेक्ट्रॉन। इसमें आवेश वाहकों की उत्पत्ति फोटानों द्वारा, फोटानों का मतलब है कि प्रकाश द्वारा होती है। इसमें फोटानों यानी प्रकाश के द्वारा होती है। तो इस प्रकार की सभी युक्तियों को हम लोग क्या कहेंगे की उत्पत्ति फोटानों द्वारा होती है। इस पर आधारित सभी युक्तियां जो होती हैं वो कहलाती हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, ये निम्नलिखित प्रकार की हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले फोटो डायोड यानी कि प्रकाश चालकी डायोड, है ना, या इसी को फोटो डायोड कहते हैं हम लोग, फोटो डायोड। दूसरा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसको हम लोग एलईडी कहते हैं। और तीसरा है सौर सेल, यानी जिसको हम लोग सोलर सेल कहते हैं। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसे मिटा के हम चलते हैं फोटो डायोड के बारे में, बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फोटो डायोड क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है, और इसके बाद प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी क्या होती है, कहाँ उपयोग होता है, सौर सेल क्या होता है। ठीक है ना, तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड तो फोटो डायोड क्या होता है, एक विशेष प्रकार की, मतलब एक पीएन संधि डायोड होता है। फोटो डायोड जो है एक
पीएन संधि डायोड होता है, संधि डायोड होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना। फोटोडायोड में पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनत में प्रयोग किया जाता है, उत्क्रम अभिनत, रिवर्स बायसिंग में अभिनत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें एक पारदर्शी खिड़की लगी होती है, इसमें एक पारदर्शी, भी फिगर बनाएंगे तो बताएंगे, एक पारदर्शी खिड़की लगी होती है। तो कहने का मतलब है कि इसको रिवर्स फॉरवर्ड बायस में भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में उसका कोई उपयोग नहीं बनता, तो इसीलिए इसका ज़्यादा उपयोग रिवर्स बायस में। और क्यों फॉरवर्ड बायस में इसका उपयोग नहीं बन पाता वो भी समझेंगे, और रिवर्स बायस में ही क्यों ये काम करता है एज ए फोटोडायोड, उसका एप्लीकेशन यूज कहाँ होता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए ये होता है हमारा एक पीएन संधि डायोड है, ये उसका संधि है। ठीक है ना। ये डिप्लीशन रीजन होती है, जानते हैं कि रिवर्स बायस में चौड़ी होती है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना, और ये एन टाइप होता है। इसमें हम जानते हैं मेजॉरिटी के रूप में क्या होते हैं, होल्स। ठीक है ना। शुद्ध अर्धचालक में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से इसमें पी टाइप प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, होल, और इसमें पेंटावायलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, माइनर के रूप में होल्स होते हैं। यहाँ पे माइनर के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। खिड़की, और यही से लाइट को इसमें प्रवेश गिराया जाता है। लाइट एज ए फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म होती है, फोटॉन के फॉर्म में चलती है, यानी कि यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स यूज होगा। ठीक है ना। ये एच न्यू के फॉर्म में आती है। ठीक, और जानते हैं इसको रिवर्स बायस करने के लिए हम क्या करते हैं कि P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कि लोअर P होता है और N हायर पोटेंशियल होता है। ठीक है ना। यहाँ पे करंट को नापने के लिए एक एमीटर लगा देते हैं, यहाँ चाहो तो एक रेजिस्टेंस भी फिक्स कर सकते हैं, लोड, यानी कि जिसमें उसका करंट का यूज किया जा सके। ठीक है ना, ताकि इसी के वजह से करंट फ्लो होगी। ठीक है। तो ये नेगेटिव पे होता है और ये पॉजिटिव पे होता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपने रिवर्स पीएन संधि डायोड को रिवर्स बायसिंग में क्या होता है भी पढ़ चुके हैं, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। रिवर्स बायस करने के मतलब ये कार्य करना बंद कर देती है, इसमें कोई व्यवहारिक करंट नहीं बहती है, एक मामूली करंट बहती है, रिवर्स करंट, वो भी कांस्टेंट बहती है। ठीक है ना। जब कोई बायसिंग नहीं होती है तो इससे होकर के कोई करंट नहीं बहती। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं कि कोई करंट नहीं बहती है, विधिवत पढ़ चुके हैं। शुरू के वीडियो आप देखेंगे तो उसमें लगेगा कि नहीं बहती है। ठीक है ना। जैसे ही फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग करते हैं तो एक मामूली करंट
जो VI ग्राफ होगा उसके हिसाब से हम देखते हैं, क्योंकि हमें इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम करती है और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि बायसिंग ना हो तो होल और इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे से डिफ्यूज करना ये बंद कर देती है। तो यहाँ ग्राफ बनाएंगे हम रिवर्स बायसिंग का। इसमें ये उत्क्रम वोल्टेज होगा और इधर क्या होगा, माइक्रो एम्पियर की करंट होगी, ठीक है ना। ये रिवर्स वोल्टेज है, उत्क्रम विभवांतर विभव, ठीक। तो लगाना ये करंट जो होती है बहती है, इसको हम लोग I1 कह लेते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इसमें ये जो डिप्लीशन रीजन है जिसको हम लोग अवक्षय परत कहते हैं, इसमें आपका कोई होल या इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाए जाते हैं, दाता धन आयन और ग्राही ऋण आयन पाए जाते हैं। दाता धन आयन और ग्राही ऋण आयन पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पी टाइप एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होते हैं। आपने अच्छे से पढ़ा कि न्यूट्रल। अब होल इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं तो दाता आयन ही बच जाता है, क्योंकि जब हो पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम थे, इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस पर कौन सा चल जाएगा, प्लस। इलेक्ट्रॉनों की कमी से इधर एक प्लस परत बन जाती है, इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने की वजह से इधर एक ग्राविसिक परत बन जाती है। तो ये जो प्लस प्लस है ये असल में होता है क्या कि जो पेंटावैलेंट आर्सेनिक है ना, उसके 5 इलेक्ट्रॉन तो यू में से 4 तो यूज हो जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से, एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वही जब यहाँ से चला जाता है तो इस पे उसी के लिए प्लस चार्ज लगता है। इधर क्या होता है कि एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाते हैं सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, एक इसकी जगह खाली रहती है और यही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ जाता है तो ये भी जगह भर जाती है और ये कोवैलेंट बॉन्ड पूरा कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन अधिकता हो जाने की वजह से यहाँ ऋण ग्राही आयन हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पॉजिटिव प्रवृत्ति होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला जाता है तो उसके लिए ऋणावेश हो जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है धन आवेश हो जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं, क्या होते हैं, बंधक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो होते हैं जो सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ न्यूट्रल एटम भी होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम, क्योंकि भाई ये जो सेमीकंडक्टर होता है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का होता है, तो बाकी तो सिलिकॉन के एटम्स होंगे यहाँ पे, न्यूट्रल एटम्स इन पॉजिटिव दाता आयन, नेगेटिव ग्राही आयन के अलावा तो कुछ न्यूट्रल एटम भी होंगे। सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि इम्प्योरिटी तो मिलाई जाती है, कुछ मिलाई जाती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिसके कारण होल मिलते हैं। बाकी जो होते हैं वो सिलिकॉन के एटम्स तो हर जगह रहते हैं, तो यहाँ भी होंगे लेकिन वो न्यूट्रल होंगे, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। तो अवक्षय परत में क्या होते हैं, दाता ग्राही आयन होते हैं, इसीलिए इसी दाता ग्राही आयन के लिए परत पॉजिटिव हो जाती है और परत नेगेटिव हो जाती है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर लगती है। तो अवक्षय परत में क्या पाया जाता है, यहाँ पे अवक्षय परत में सिलिकॉन का उदासीन परमाणु या दाता धनात्मक दाता आयन या ऋणात्मक ग्राही आयन पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन बंधक हैं, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है आर्सेनिक का 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसे निकल जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी। यहाँ पे एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा होता है, एक बॉन्ड नहीं बन पाता है तो वही इलेक्ट्रॉन इसको जा करके बॉन्ड बना देता है, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड से बन जाते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पे ऋणावेश हो जाते हैं, ठीक है।
तो हम इतनी चीज़ें इसके बारे में लिखेंगे। अब इसकी थोड़ा सा वर्किंग क्या होती है वो लिख देते हैं। और जहाँ एक चीज़ है, जैसे इसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, एक करंट फ्लो होती है, वो भी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी डायरेक्शन होती है एन से पी की ओर। तो ये इसमें जो माइनॉरिटी होल होते हैं या इसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, इनका पुनः डिफ्यूजन हो जाता है, और ये जो फील्ड होती है वो इस सारे के सारे होल, यहाँ के सारे सारे इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के क्रॉस करवा देता है। तो भी करंट का मान नहीं बढ़ता, इसीलिए मामूली करंट बहती है और कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक साथ होल इधर चले आते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर आकर के डिफ्यूज हो जाते हैं। तो एक मामूली करंट जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता वो बहती है। ठीक, तो चलिए अब क्या होता है कि अवक्षय परत में क्या होता है कि कोई होल या इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या होते हैं? दाता ग्राही आयन, ऋणात्मक दाता धनात्मक दाता आयन होते हैं और ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं, और सिलिकॉन के उदासीन परमाणु होते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसी के ऊपर लाइट आपतित कराई जाती है। इसके अंदर एक, हालांकि इसके अंदर जो है बंधक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बंधे होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से, यानी कि वो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने फोटॉन को आपतित कराना है, वो फोटॉन जिसकी ऊर्जा, इसके जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन इसके ऊपर गिराया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे ये फोटॉन इसके ऊपर गिरता है, तो जाहिर सी बात देखिए, ये जैसे है 4 कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इस तरह देखिए कि ये सिलिकॉन का एटम्स होता है, न्यूट्रल एटम, ये चारों ओर से कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा होता है। ठीक है ना। इस पे लाइट गिरती है, एक जैसे ये इधर इलेक्ट्रॉन होता है, एक इधर। अब Hν का एक फोटॉन आकर के गिरता है, वो फोटॉन जिसकी एनर्जी, इसके जो ऊर्जा अंतराल गैप होता है, क्या होता है, अर्धचालक के लिए जो ऊर्जा अंतराल Eg से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए इसकी, तभी तो इसको ये निकाल पाएगा। गिरता है तो अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा इसको दे करके अपने गायब हो जाता है, और ये ऊर्जा ले करके निकल जाता है, और यहाँ पे क्या बचता है, होल। तो एक फोटॉन के वजह से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे फोटॉन गिरते हैं। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें, तो ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा दें, ऐसा आपने पढ़ा। तो हर फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो लार्ज नंबर ऑफ होल और पेयर निकलते जाएंगे। अब क्या होता है कि उनकी प्रवृत्ति होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होल निकलते हैं वो फिर से पुनर्संयोजित हो जाए, तो वो पुनर्संयोजित नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण जो, या इसके कारण भी कह लीजिए, होल क्या होता, जो बनता है वो इधर शिफ्ट कर जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, होल और इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में मोशन करा देती है। ठीक है ना। जिससे इनका पुनर्संयोजन नहीं हो पाता, और होल और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाते हैं, होल जो होते हैं वो इधर, इलेक्ट्रॉन जो है उधर, इससे सर्किट पूरा हो जाती है, और एक करंट इन होल पेयर इलेक्ट्रॉन के वजह से बहती है लाइट गिराने के बाद। तो इस पहले कम फोटॉन गिराए तो कुछ करंट बढ़ी, फिर और फोटॉन गिराने लगे तो और करंट बढ़ी, फिर और फोटॉन गिराने लगे तो और करंट बढ़ जाएगी, क्योंकि होल पेयर बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान यहाँ रखना है कि जो रिवर्स पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू इतनी हो कि इसका ब्रेकिंग ना हो, इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि इसका भंजन ना हो। भंजन का मतलब होता है कि भंजन में क्या होता है कि इसका पोटेंशियल रिवर्स जैसे ही 5 से क्रॉस करता है, ये भंजन क्षेत्र में आ जाता है, और करंट का मान अचानक क्या हो जाता है, अचानक
बढ़ जाता है। तो ये भंजन की अवस्था होती है जिसमें करंट का मान बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं रह जाता है और ये डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है। क्योंकि कोई भी उक्ति अगर हम बनाते हैं तो हम इस तरह बनाते हैं कि जो हमारे यूज़ की हो। तो यहाँ अचानक करंट बढ़ जाती है जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में यहाँ लिख देंगे कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में कोई आवेश वाहक नहीं होता है। अवक्षय परत में सिलिकॉन के उदासीन परमाणु तथा धनात्मक दाता आयन व ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं, ठीक है ना। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड से ही बंधे होते हैं, ठीक है। ठीक, जब फोटोडायोड पर प्रकाश फोटानों को यानी hν को, जिसकी ऊर्जा अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल Eg से अधिक हो, आपतित कराते हैं तो hν ऊर्जा का फोटान उदासीन सिलिकॉन परमाणु, तो hν ऊर्जा का फोटान उदासीन सिलिकॉन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, जिससे एक होल और इलेक्ट्रॉन का युग्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जिससे एक होल और इलेक्ट्रॉन का युग्म प्राप्त होता है। अब देखिए, ये पुनर्संयोजित होना चाहते हैं तो संधि के विद्युत क्षेत्र के कारण, जो संधि के विद्युत क्षेत्र के कारण पुनर्संयोजित नहीं हो पाते, ठीक ना। कारण पुनः संयोजित नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो
हाँ, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस साइड चलते हैं, होल उस साइड चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होती है कि इलेक्ट्रॉन n फलक तथा होल p फलक की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, जिससे एक सूक्ष्म धारा, यानी जिससे उत्क्रम धारा, मतलब एक सूक्ष्म धारा माइक्रो, जिससे एक माइक्रो एम्पियर की धारा, एक सूक्ष्म धारा बहती है, जिससे एक सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा करके लिख देते हैं थ्योरी को। ठीक है, चलिए ऊपर लिखने के बजाय यहाँ पे लिख देते हैं। एक सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है, माइक्रो एम्पियर की होती है। ठीक है ना। इस विद्युत धारा का परिमाण जो होता है एक तरह से आपतित फोटॉनों की संख्या के समानुपाती होता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपातित होता है। इस विद्युत धारा का परिमाण, विद्युत धारा का क्या होता है, परिमाण कह सकते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, कहने का मतलब इसके समानुपाती होता है। ठीक है ना। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात प्रकाश जो धारा होती है उसी को हम लोग प्रकाश धारा कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लोग जानते हैं, वही चीज, तथा प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो फोटो डायोड होता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि फोटो डायोड जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है, पर कार्य करता है। अब देखिए इस करंट का हम लोग उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे जो करंट थी, ये करंट जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे करंट का मान बढ़ता जाएगा, करंट का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ पे नोट चीज ये लिखना है कि उत्क्रम वोल्टता जो है भंजक वोल्टता से कम होनी चाहिए। उत्क्रम वोल्टता जो है भंजक वोल्टता से कम होनी चाहिए, भंजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या देखें, करंट का मान बढ़ता गया तो यहाँ पे जैसे I5 ग्रेटर देन I4 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I2 सबसे कम होते I1। यानी कि जैसे जैसे हम फोटॉन को आपतित कराते जाएंगे करंट का मान बढ़ते जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे फोटॉन गिरा, अपनी पूरी ऊर्जा जो न्यूट्रल एटम होता है सिलिकॉन का, या जो ये बंधक इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आर्सेनिक का या एल्युमिनियम का, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। आपने फोटो विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव में अच्छी तरह पढ़ा है कि फोटॉन क्या होता है, अपनी पूरी ऊर्जा या तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को देगा या तो किसी को नहीं देगा।
तो देता है, पूरी पूरी ऊर्जा देता और गायब हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा लेकर के बाहर चला आता है। ठीक है ना, वो बंधन जो जब बंद होता है उसको तोड़ के बाहर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और उसके स्थान पर एक होल, इस प्रकार से एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे लगा रहता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करती है कि होल को इधर पुश कर देती है और इलेक्ट्रॉन को इधर, यानी उत्पन्न होते जाते हैं, उनको पृथक करता जाता है, उत्पन्न होते रहते हैं, इनको पृथक करता जाता है। ठीक है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर और सारे होल इधर, इस तरह से पथ पूरा हो जाता है और एक हमें माइक्रो एम्पियर की करंट मिलती है। ठीक है, अभी हम समझाएंगे कि इसको उत्क्रम अभिनत में क्यों फायदेमंद होता है और फॉरवर्ड बायस में फायदेमंद ना होता, और इसका उपयोग हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका बी आई ग्राफ भी हमने यहाँ पढ़ लिया, बी और इधर आई है दिशा में जो माइक्रो एम्पियर की आई करंट होती है, और ये बी है। तो इस तरह से कांस्टेंट करंट बहती है, लेकिन यूज करना है उत्क्रम बोलता जो होती है वो भंजक बोलता से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके एप्लीकेशन के बाद करते हैं कि कैसे इसका उपयोग करते हैं हम लोग, कहाँ करते हैं, और क्यों इसे फॉरवर्ड बायस में हम लोग नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले लिख देता हूं इसका उपयोग कहाँ होता है। दो उपयोग महत्वपूर्ण है। पहले की बात करें तो पहला जो उपयोग ये है कि फोटो डायोड की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता को मेजर और कंपेयर किया जा सकता है। फोटो डायोड की सहायता से, फोटो डायोड की सहायता से आपतित प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। दूसरी बात कि कई प्रकाश तीव्रताओं का तुलना किया जा सकता है, यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता में तुलना किया जा सकता है। अलग अलग इस फोटो डायोड पर अलग अलग प्रकाश गिरा करके, यानी हम कह सकते हैं कि फोटो डायोड पर अलग अलग प्रकाश को गिरा करके उनकी तीव्रताओं में तुलना किया जा सकता है, उनकी तीव्रताओं में तुलना किया जा सकता है, किया जा सकता है, तीव्रताओं में तुलना किया जा सकता है। कैसे? अब जाहिर सी बात है कि ये जो करंट बहती है इस फोटॉन की वजह से नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे तो इस हिसाब से करंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ फोटॉन पे। जितने अधिक नंबर ऑफ फोटॉन होंगे उतने अधिक होल पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर होगा उतने, उसी के हिसाब से करंट बहेगी। तो हम अगर इस करंट को माप लेते हैं, अगर करंट का मान अधिक है तो गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता भी क्या होगी, अधिक है। करंट का मान कम, गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता भी कम। प्रकाश की तीव्रता का कम का मतलब है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन है वो कम। तो कहने का मतलब अलग अलग टाइप के प्रकाश गिराने से उससे ये पता चल जाएगा कि उस गिरा करके करंट माप करके हम देखेंगे कि किस लाइट को गिराने से ज़्यादा करंट आई, इसका मतलब है उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो मेन चीज़ है कि इसकी तीव्रता का माप कई प्रकाश, अलग अलग टाइप के प्रकाश, सौरक प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश, सारे प्रकाश को गिरा करके करंट देख करके हम उनकी तीव्रताओं में तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो और दूसरी बात, तीसरा जो महत्वपूर्ण उपयोग होता है कि काउंटिंग में होता है। फोटो डायोड का उपयोग जो होता है
वो काउंटिंग, काउंटिंग मतलब समझ रहे हो, गिनती में किया जाता है, गिनती करने में किया जाता है, महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर उपयोग इसी में होता है इसका। अब देख लेते हैं कैसे, फिर वहीं बात कर लेंगे कि फॉरवर्ड बायस में क्यों काम नहीं करता, मतलब करता है लेकिन उपयोग क्यों नहीं होता। अब देखिए इसमें एक तो परंपरागत जो करंट होती है, इसके रिवर्स बायसिंग की वजह से एक करंट बहती है, ठीक है ना। तो काउंटिंग में कैसे उपयोग होता है, अब जैसे इसका उपयोग काउंटिंग में है, जैसे नोट गिनने में, आप जैसे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे नोट गिनने में किसी मॉल के सामने लगा होता, द्वार के किसी हॉल के सामने लगा होता है कि उसमें कितने आदमी आए और गए, ठीक है ना। जैसे नोट गिनने में हॉल मॉल के गेट पर जो मॉल होता है, मॉल के गेट पर लगा होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें कि मान लेते हैं जैसे कि गेट पर मॉल, अब उस पे एक परमानेंट तो करंट आती रहती है, जैसे सामने लगा है तो उस पर लाइट पड़ती रहती है, ठीक है ना। एक प्रकाश उस पर हम फिक्स तीव्रता का प्रकाश उस पर गिरता रहता है, ठीक है। तो उससे करंट उसमें बहती है, जो करंट बहती है जिसको I1 कह लेते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि गेट पे जैसे ही कोई सामने आदमी आता है, उसके सामने खड़ा होता है, तो लाइट जो उस पर पड़ती है वो कट जाती है। यानी कहने का मतलब अगर ग्राफ से समझें काउंटिंग कैसे होती है, हालांकि काउंटिंग करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की व्यवस्था होती है, काउंटर की मतलब होता है कि वो जो है उसको काउंट कर ले कि कितनी बार करंट कम या ज़्यादा हुई, तो वही तो काउंटिंग हुई। अब जैसे कि इस हिसाब से करंट एक बह रही है, ठीक है ना, लाइट उस पर पड़ रही है, एक तो रिवर्स बायसिंग की वजह से करंट है, एक ऊपर से लाइट गिरती उसकी वजह से करंट हुई। तो कहने का मतलब है कि पहले जो करंट बह रही थी वो 10 माइक्रो एम्पियर अगर बह रही थी, लाइट गिरने से 5 माइक्रो एम्पियर बढ़ गई, तो कुल मिला के 15 माइक्रो एम्पियर है। तो 15 माइक्रो एम्पियर की करंट इस पे, मान लो इसका ग्राफ इस तरह से 15 माइक्रो एम्पियर लाइट सही, एक रिवर्स बायसिंग की वजह से और एक लाइट की वजह से, तो लाइट की वजह से कितनी हुई 5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब जैसे कोई सामने गेट के गया तो उस पर प्रकाश पड़ना बंद हो गया, क्योंकि प्रकाश उसके पीठ पे गिरने लगा। तो जैसे ही प्रकाश गिरना बंद हो गया, लाइट की जो एक्स्ट्रा करंट होती थी जो लाइट की वजह से, वो कम हो जाएगी, यानी कि वो घट के इतना हो गई, ठीक है ना। क्या हो गई, इतना, जितना पहले थी, यानी 10 माइक्रो एम्पियर हो गई, 5 कट जाएंगे। फिर जब वो अंदर चला गया, फिर प्रकाश आया, फिर करंट का मान बढ़ करके इतना हो गया, ठीक है ना। फिर कोई दूसरा आदमी आया, फिर लाइट कट ऑफ हुआ, करंट डाउन हुई, फिर इतनी हुई, ठीक है ना। फिर हटा, फिर लाइट अचानक से बढ़कर इतना, यानी जिस तरह से आदमी आते जाएंगे लाइट कटती जाएगी, पड़ना बंद होता जाएगा, कटने का मतलब करंट का मान घटता जाएगा। तो ये चीज़ में प्रोसेसर जो होता है वो ये देखने के लिए लगा होता है, कंप्यूटराइज व्यवस्था होती है ये देखने के लिए कि कितनी बार करंट जो है फोटो डायोड के कारण कम हुई। तो ये हम काउंट कर लेंगे 1 2 3, इसी तरह आगे और भी कम हो गई, तो मान लीजिए यहाँ पर 3 बार ऐसा हुआ कि वो कम हो गई, तो वो 3 बार काउंट कर लेगा तो बता देगा कि 3 लोग इससे प्रवेश किए होंगे, क्योंकि 3 बार करंट का मतलब होता है कि 3 आदमी इससे आए होंगे और लाइट उस पर पड़ना बंद हुई होगी, इसके बाद करंट डाउन हो गया होगा, तो इस तरह से वो काउंट कर लेगा। यही व्यवस्था नोट गिनने में होता है ना। ATM के नोट्स होते हैं काम, और
एटीएम के नोट्स जो गिन के आते हैं, या जो कैशियर रखा रहता है नोट, उसको काउंट करना होता है। तब उसमें होता क्या है कि उसमें लाइट की व्यवस्था होती है, प्रकाश पड़ना चाहिए ऊपर से नीचे, फोटो डायोड होता है ना। ऊपर से मान लीजिए लाइट यूँ गिर रही है एक फिक्स तीव्रता की, और नीचे जो है फोटो डायोड है, बीच में नोट का आना जाना है। तो जितनी बार नोट उसके सामने आएगी उतनी बार लाइट पड़ना बंद होगा और उसकी करंट घटेगी, ठीक है ना। चली गई, फिर दूसरी नोट आई, फिर लाइट पड़ना बंद, करंट घट गई। इस तरह से इतनी तेज प्रक्रिया होती है कि जितनी बार नोट्स क्रॉस करेगी उससे होकर के उतनी बार करंट डाउन होगी। तो कितनी बार करंट डाउन होगी इसी को काउंट करना है। तो काउंटर लगा होता है एक तरह से, इसको काउंट करने वाला जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होगी, माइक्रो प्रोसेसर कह लीजिए, कंप्यूटर कह लीजिए, वो लगे होते हैं जो ये काउंट करके बताते हैं कि वो डाउन कितनी बार करंट हुई। जितनी बार डाउन हुई वो पता लगा लीजिए, पता चल जाएगा कि नोट कितनी है, ठीक है ना। तो मेन उद्देश्य इसका होता है फोटो डायोड का, वो काउंटिंग में होता है, गिनती करने में होता है, ठीक है ना। अब चाहे जहाँ लगा दे, जहाँ भी हमको काउंट करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं कि इसे फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं लगाया जाता, अरे उपयोग किया जाता है। देखिए फॉरवर्ड बायस लगाने में मिली एम्पियर की करंट बहेगी, ठीक है ना, और फोटानों के गिरने से माइक्रो एम्पियर की करंट बहेगी। तो मिली एम्पियर की करंट बहुत ज़्यादा होती है, करीब 10⁻3, क्योंकि मिली का मतलब 10⁻3 एम्पियर और माइक्रो का मतलब -6। अगर इनमें अंतर देखा जाए तो इतने का है। तो देखिए दोनों में कंपेयर नहीं हो पाएगा भाई, एक बहुत ज़्यादा करंट है और इसमें एक माइक्रो कंपेयर, इस करंट में इस करंट का डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा, दोनों का अंतर नहीं पता चल पाएगा, है ना। उसका मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और रिवर्स बायस में क्या होता है कि माइक्रो एम्पेयर की ही करंट बहती है और उसमें फोटान के वजह से भी माइक्रो एम्पेयर की करंट बहती है, तो दोनों में डिफरेंस करना आसान होता है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस करना क्या होता है, आसान होता है। मतलब इसको इस तरह से समझिए कि जैसे कि कोई क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में है, जैसे मान लीजिए 1 kg चीनी है या कुछ भी है, एनीथिंग। अब उसमें हमने क्या किया कि 50 ग्राम ला करके ऐड कर दिया। तो 1 kg में 50 ग्राम ऐड करना, तो पता चलेगा इसमें कुछ मामूली डिफरेंस नहीं देखने में मिलेगा। हालांकि जब हम उसमें नापेंगे, जोखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं हमको पता चलेगा कि 1 kg चीनी में 50 ग्राम ऐड करना या निकाल लेना, है ना। आपको चाहे तो वो कहने का मतलब है कि जो भी सामान विक्रेता होता है अगर 50-100 ग्राम उससे कम भी दे दे तो आप पता नहीं लगा पाते हैं। लेकिन वही अगर 50 ग्राम की चीज़ है और उसमें 25 ग्राम वो आदमी कम कर दे तो आप डिफरेंस पता लगा लेंगे, क्योंकि वो चीज़ें कम दिखने लगेगी, क्योंकि ये दोनों एक ही यूनिट में है ना। तो हम आराम से इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा, 50 ग्राम में 25 ग्राम, तो खुद ही अपने आप डिफरेंस बड़ा हो जाएगा। मतलब इस लेवल पे जब दोनों एक टाइप के होंगे, लेकिन इस लेवल पे डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। 50-100 ग्राम अगर कम भी कर दिया जाए तो आप देख कर पता ही नहीं लगा पाएंगे। तो यही मेन रीज़न फंडा है एक तरह से कि फॉरवर्ड बायस में करंट एक माइक्रो के होते हैं, एक मिली के होते हैं, तो उनमें डिफरेंस पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और जब रिवर्स बायस में काम करते हैं तो उसके कारण जो करंट वो भी माइक्रो में होती है, फोटान के गिरने से जो करंट वो भी माइक्रो में होती है। तो इनमें मामूली अंतर भी पता लगाया जा सकता है, डिफरेंस किया जा सकता है। तो इसलिए उसका हम लोग रिवर्स बायस में ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, फॉरवर्ड बायस में नहीं, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का फोटो डायोड।
फोटो डायोड जो उत्क्रम अभिनत में काम करता है, एक पीएन संधि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत में काम करता है। ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव किस घटना पे आधारित होता है, क्योंकि लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, तो जो करंट बहती है उसको हम लोग प्रकाश धारा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो ये वीडियो लेक्चर है जो फोटो डायोड पे था, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है एलईडी, तो एलईडी के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।